आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको दो अलग अलग स्कीम्स देखने को मिल रही है, दोनों ही टॉप परफॉर्मर्स हैं। बट आपको ये नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट स्कीम रहने वाली है, इसीलिए आप दोनों की दोनों स्कीम के अंदर अपना पैसा उठाकर डाल देते हो। अब यहाँ पे आपसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक कैटेगरी की मल्टीपल स्कीम्स बाय करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, जबकि आपका पैसा सेम ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगा और आप डाइवर्सिफिकेशन की जगह कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना लोगे। तो सही तरीका क्या है दो अलग अलग स्कीम्स को कंपेयर करने का और अपने लिए बेस्ट स्कीम्स को ढूंढने का, वही आज मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टर या तो अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार या अपने ऑफिस के किसी कलीग के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं और ये मान लेते हैं कि जिसने भी मुझे स्कीम बताई है वो एक एक्सपर्ट ही है, जबकि सच्चाई ये है कि आपके एक्सपर्ट ने भी अपने किसी दोस्त कलीग या रिश्तेदार से पूछ के अपनी एसआईपी शुरू करी होगी। अब इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने किसी और के ऊपर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी कंट्री के अंदर सिखाया ही नहीं जाता कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग सही तरीके से कैसे की जाती है। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर मिड कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके आपको ये समझाऊंगा कि दो अलग अलग स्कीम को कंपेयर कैसे करते हैं और हर एक पैरामीटर जिसको आपको चेक करना चाहिए उसको भी डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट की जो इंपॉर्टेंट रेशोज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर उनको चेक नहीं किया तो शायद आपको अननेसेसरी लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं। अब मैंने स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्ट स्कीम डेटा उठाया है, बट स्कीम्स के नाम आपके लिए विजिबल नहीं करे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई बायस ना आए, और ना ही मेरा इस वीडियो से कोई ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दूं। मेरा मिशन है कि मैं इंडिया के इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना चाहता हूं। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी स्कीम के एयूएम के बारे में, यानी कि स्कीम के अंदर टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। स्कीम नंबर 1 के अंदर 94,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है और स्कीम नंबर बी के अंदर 35,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है। ये दोनों ही अमाउंट इतने बड़े हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये इंडिया की टॉप स्कीम्स हैं। प्लस इसके अंदर काफी सारे इन्वेस्टर अपना ट्रस्ट ऑलरेडी प्लेस करके बैठे हुए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर एचआईएनआई इन्वेस्टर। बस एक चीज हमें और समझ में आती है कि स्कीम 1 का जो एयूएम है वो काफी ज्यादा है, तो शायद ये या तो पुरानी स्कीम है या फिर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर के लिए ज्यादा रिटर्न्स बनाती हुई आई है। यहाँ पर जनरली एक सवाल होता है कि क्या सर स्कीम का एयूएम ज्यादा होने की वजह से वो कम रिटर्न बना के देती है? ऐसा मैंने कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देखा है जिससे ये कहा जा सके कि स्कीम का एयूएम बड़ा होने की वजह से उसमें रिटर्न्स कम आने शुरू हो जाते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि किसी भी कैटेगरी की टॉप 5 स्कीम्स के अंदर काफी सारा पैसा इन्वेस्टेड होता है और वही एक ऐसी स्कीम होती है जो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनाती हुई आई है। नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करने की जरूरत है वो ये है कि स्कीम का एग्जिट लोड कितना है। अगर आप स्कीम के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और उसे एक साल से पहले वापस निकाल रहे हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके ऊपर जनरली एक पेनल्टी लगाती है, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये एसआईपी और लमसम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करा और उसे एक साल के अंदर निकाल लिया, तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, जबकि एसआईपी के केस में ये हर एक इंस्टॉलमेंट पे एक साल कंप्लीट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फर्स्ट एसआईपी को 13th मंथ के अंदर आप एग्जिट लोड फ्री निकाल पाओगे, सेकेंड एसआईपी को 14th मंथ के अंदर, थर्ड एसआईपी को 15th मंथ के अंदर। तो हर एक एसआईपी का एक साल कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आपकी यूनिट्स एग्जिट लोड फ्री होगी। अब ये दोनों ही स्कीम के अंदर सेम देखने को मिल रहा है। कई बार होता है कि कोई स्कीम ज्यादा एग्जिट लोड चार्ज करती है तो वो एक स्कीम के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मिड कैप जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर अपना पैसा लगा रहे हो तो कोशिश करो कि कम से कम 5 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखो। अगर कोई भी पैसा आपको 5 साल से पहले बाहर निकालना पड़ सकता है तो उसको शेयर बाजार या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिल्कुल भी मत लगाओ। लास्ट में फाइनली ये चेक करने की जरूरत है कि स्कीम आपके पैसे के ऊपर खर्चा कितना चार्ज करने वाली है। तो ए स्कीम के अंदर ये रेशो 0.8% का है और बी स्कीम के अंदर 0.82% का है। दोनों ही स्कीम आपके पैसे के ऊपर बराबर एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रही है, यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 820 रुपए आपको साल भर में एज अ एक्सपेंस यानी कि स्कीम चलाने के खर्चे के तौर पे पे करने पड़ेंगे। अब ये तो थी सिर्फ बेसिक रेशो जो कि काफी सारे इन्वेस्टर चेक कर लेते हैं और इतनी सी रिसर्च करने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग को चालू कर देते हैं, जबकि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ए स्कीम के अंदर 23% के हैं और बी स्कीम के अंदर 22% के। यहाँ पर इन्वेस्टर के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि दोनों ही स्कीम बराबर सा रिटर्न बना के दे रही हैं,
तो मेरे लिए बेस्ट कौन सी होने वाली है, इस कंफ्यूजन को मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपके लिए क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा स्कीम के रिस्क रेशोज के बारे में, जहां पर स्टैंडर्ड एविएशन और बीटा ये दो ऐसी रेशोज हैं जो आपको बताती हैं कि आपकी स्कीम कितनी ज्यादा रिस्की रहने वाली है। स्टैंडर्ड एविएशन की मदद से आपको यह पता चलेगा कि स्कीम के एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में प्लस कितना स्कीम जा सकती है और माइनस कितना जा सकती है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि उतनी ज्यादा बड़ी रेंज और उतना ज्यादा रिस्की आपका फंड रहने वाला है। पॉजिटिव जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट शायद नेगेटिव जाने या पॉजिटिव जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए हमें कम स्टैंडर्ड एविएशन वाली स्कीम को चूज करना चाहिए अगर रिटर्न्स दोनों स्कीम के काफी हद तक बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखोगे ए स्कीम का स्टैंडर्ड एविएशन 16% का है, जबकि बी स्कीम का स्टैंडर्ड एविएशन 20% का है, जो कि ए स्कीम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिस्की है। इस रीजन की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ए स्कीम की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, बट एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न चेज करने की कोशिश करता है और उसका मानना यह है कि मैं अपने पैसे के ऊपर उठा पटक थोड़ी सी सहन कर लूंगा, बट मुझे एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड चाहिए, तो वो बी स्कीम की तरफ भी जाके अपनी इन्वेस्टिंग को कंसिडर कर सकता है। बट अगर इसी चीज को समझा जाए इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मार्केट का बीटा अगर 1 का है, एक स्कीम 1 यानी कि मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई 1% से ऊपर नीचे करता है, तो उसके कंपैरिजन में फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर भी ए स्कीम जो है वो मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्क की आती हुई दिखी है, जबकि बी स्कीम जो है वो मार्केट के रिस्क के काफी ज्यादा क्लोज है और लगभग मार्केट के बराबर रिस्क की आती हुई दिखी है। फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो यानी कि शार्प रेशो, जो कि हमें ये बताती है कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या रही है। अब दोनों ही फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें ये पता चले कि अगर फंड मैनेजर ने मेरे पैसे के ऊपर 1% का रिस्क लिया है, तो उसके बदले में मुझे रिटर्न कितना बना के दिया है। ए स्कीम के अंदर ये रिटर्न 1.08% का है, जबकि बी स्कीम के अंदर ये 0.8% का है, जो कि हमें क्लियरली इस बात से भी पता चलता है कि फंड मैनेजर ने यहाँ पर ज्यादा रिस्क लिया बट उतना रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाया, जिसके कंपैरिजन में ए स्कीम के अंदर फंड मैनेजर कम रिस्क लेने के बाद भी काफी अच्छा रिटर्न हमें डिलीवर कर पाया। अब इन दोनों में से आप ए स्कीम को चूज करना पसंद करोगे या बी स्कीम को चूज करना पसंद करोगे, वो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा रहे हो, तो इन सारी चीजों को चेक करने के बाद ही अपने लिए बेस्ट स्कीम को सेलेक्ट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसने आपकी पहली एसआईपी स्टार्ट कराई है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.